सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, ठाकरिया ने समझा वो जी। चौपाल देखने वाला सबला दर्शका ने राम राम सा। भाई आपने चौपाल में हमेशा कुछ नई बात की जावे है। कभी आपने स्वास्थ्य की बात की जावे है, कभी शिक्षा की बात करी जावे है, कभी कानून की, कभी अधिकारा की। और आज मैं लेकर आया है अपना जितना भी कामगार व्यक्ति हैं जो असंगठित क्षेत्र से जुड़ेड़ा है, उनके लिए अपनी सरकार की कौन कौन सी योजनाएं आई है और वे उन योजनाओं को क्या फ़ायदा उठा सकें। ई का बारा में आज की चौपाल है और चर्चा करने के लिए पधारे हैं धर्मपाल जी सिंह जी, जो कि संयुक्त श्रम आयुक्त हैं जयपुर से। सिंह साहब थाको बहुत बहुत स्वागत करा हाँ चौपाल में। सभी दर्शकों का बहुत बहुत राम राम, बहुत बहुत स्वागत। जी हाँ, कि आज की चौपाल में आप चर्चा कर रहे हैं कि असंगठित क्षेत्र के जो कामगार है बी के लिए सरकार की कौन कौन सी योजना है। तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न आए हुए हैं कि भाई जो असंगठित क्षेत्र है बी से आप लोग तात्पर्य के है, इन्हें आप क्या समझ सका। हाँ, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बारे में बहुत लंबे समय से विचार हो रहा है कि इनमें किन किन श्रमिकों को शामिल किया जाए। मोटे रूप में जो सरकार इसके बारे में गाइडलाइन लेके आई है, दिशा निर्देश लेके आई है, उसमें इन श्रमिकों को शामिल किया गया है जिन श्रमिकों का पीएफ और ईएसआई नहीं कटता है। उन श्रमिकों को असंगठित क्षेत्र के कामगार के रूप में माना गया है और ई श्रम पोर्टल के माध्यम से जो नए तरीके से इसको नए आयाम देने का प्रयास किया गया है, इसमें जो खुद का छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं उनको भी असंगठित क्षेत्र का कामगार ही माना गया है। जैसे कोई ऑटो रिक्शा चलाता है, कोई ई रिक्शा चलाता है, कोई पान की थड़ी चलाता है, कोई पंचर की दुकान चलाता है, इनको भी असंगठित क्षेत्र के कामगारों की श्रेणी में ही रखा गया है। तो आप क्या समझ सका कि भाई असंगठित क्षेत्र जो है और जो संगठित क्षेत्र है, इन दोनों में अंतर के हो सके हैं। संगठित क्षेत्र है, इसके लिए कई प्रकार की योजनाएं भी हैं और संगठित क्षेत्र का तात्पर्य तो है जिसको पीएफ और ईएसआई का लाभ मिलता है, जिसके स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए योजनाएं हैं। इनमें आप सरकारी कर्मचारी, गैर सरकारी क्षेत्र के भी इस प्रकार के कर्मचारी जिनको पीएफ मिलता है, ईएसआई मिलता है, अन्य सारी सुविधाएं मिलती हैं, वो संगठित क्षेत्र के कामगार माने जाते हैं। इसके साथ जो असंगठित क्षेत्र में है, इनके लिए न तो कोई पीएफ की स्कीम है, न ईएसआई की स्कीम है, न अन्य प्रकार की स्वास्थ्य और शिक्षा की स्कीम है। परंतु इन वर्षों में जैसे जैसे चीज़ें नए रूप में सामने आई हैं, असंगठित क्षेत्र में भी बहुत बड़ी मात्रा में श्रमिकों की संख्या है, तो इनके लिए योजनाएं लाने का, इनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है और इसी दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। मतलब सुविधाओं का अभाव है अपना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए, तो ऐसी बहुत सारी समस्या और परेशानी भी होती होगी इन कामगारों के लिए। तो वो कौन कौन सी समस्या है। असंगठित क्षेत्र का जो श्रमिक है उसके लिए बहुत सारी परेशानियों का अंबार है। एक तरह से देखा जाए तो न तो उसका रोजगार निश्चित है, नियमित रूप से उसको रोजगार नहीं मिलता है। असंगठित क्षेत्र में जो काम करता है उसके लिए रोजगार निश्चित नहीं है। उसको आप देखते हैं कि कहीं वो चौकटी पे जाके खड़ा होता है, वहाँ से उसको कहीं न कहीं जिसको काम होता है वो लेके जाता है, या वो कृषि क्षेत्र में भी काम कर रहा है, वहाँ भी 365 दिन काम नहीं मिलता है। तो सरकार इन क्षेत्र के श्रमिकों के लिए जो परेशानियाँ हैं, शिक्षा की भी परेशानी है, स्वास्थ्य की भी परेशानी है कि इनको कोई फ्री इलाज की व्यवस्था नहीं है। परंतु अब जैसे राज्य सरकार, भारत सरकार इनके लिए जो चिरंजीवी योजना जैसे राजस्थान सरकार लेके आई है, तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भी इस तरह की स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित योजनाएं लाकर उनको सुदृढ़ करने का प्रयास स्नेह स्नेह किया जा रहा है। और सर आपने शुरुआत में बताया सिंह साहब कि आपने जो ये ई श्रम पोर्टल की शुरुआत हुई है वो क्या है, ई के बारे में भी विस्तार से अपना दर्शकों ने बताओ कि वो ई के लिए क्या फायदा भी दे सके हैं। ई श्रम पोर्टल एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट शुरू किया गया है
जो अभी हाल ही में शुरू किया गया है। ये पोर्टल अपने आप में इस प्रकार का डिजाइन किया गया है कि श्रमिक जो है किसी भी ई मित्र के माध्यम से, किसी भी CSC के माध्यम से या खुद के मोबाइल से भी ई श्रमिक के रूप में पंजीकृत हो सकता है। ई श्रमिक पोर्टल जो बनाने का उद्देश्य है, सबसे पहले उद्देश्य ये है कि ई श्रमिकों का जो कॉन्सेप्ट लाया गया है कि असंगठित क्षेत्र के जितने भी श्रमिक थे उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई संगठित रूप से सांख्यिकी उनकी उपलब्ध नहीं थी। तो सरकार का प्रथम प्रयास तो यह है कि इस क्षेत्र में कितने श्रमिक हैं तो उनको एक रजिस्टर किया जाए। जैसे अभी देखेंगे अपन की बहुत दिक्कतें आती हैं, जैसे कोरोना की जो महामारी आई उसमें यह आवश्यकता महसूस की गई कि जो नीचे का तबका है, जिसके स्वास्थ्य की योजनाएं नहीं है, जिनकी कोई निश्चित आमदनी नहीं है, उनको किस प्रकार से सहायता पहुंचाई जाए। तो अपने सामने ये आया कि जैसे कुछ बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो थे इनका पंजीयन था, तो सरकार ने इनको एक साथ 1500 रुपये फिर 1000 रुपये की सहायता दी। इसी रूप में सरकार का ये प्रयास है कि असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनका अपने पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो जिस पर सारी संख्या, नाम, उनका खाता नंबर सारे अपन एक साथ जोड़ें, जिससे अपने को पता रहे कि अपने पास कितने असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं जिन तक पहुंचने की ज़रूरत है, जिनको रोजगार देने की ज़रूरत है, जिनके लिए शिक्षा की योजनाएं बनाने की ज़रूरत है, या जिनके लिए स्वास्थ्य की योजना बनाने की ज़रूरत है, या कोई महामारी आए तो उनको किस प्रकार सहायता दी जा सके। इस क्षेत्र में काम करने के लिए ये ई श्रमिक कार्ड बनाने का एक बहुत ही बड़ा प्रयास किया जा रहा है, जिसमें देश की 1/3 आबादी को ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों का एक अच्छी सांख्यिकी तैयार की जाएगी, जिसमें उनका मोबाइल नंबर होगा, जिसमें उनका बैंक का खाता नंबर होगा, जिसमें यह जानकारी होगी कि उसकी उम्र कितनी है। 16 वर्ष से लेकर 59 साल तक के सभी लोगों को इस पर जोड़ा जा रहा है जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक के रूप में है। तो ये एक बहुत बड़ा काम होगा और आने वाले समय में श्रमिकों को भी और देश को भी इसका बहुत फायदा मिलने वाला है। जी, तो तो बहुत ही चौकी चीज़ है जितना भी अपना कामगार भाई बहन है वो इनमें रजिस्ट्रेशन करार के बिल्कुल लाभ भी उठा सके। और आने वाले समय में तो आ चीज़ एक आम तरीके से हो जाएगी कि आपनो डेटो भी सरकार के पास है, अगर आपने ज़रूरत है और सरकार ने अगर हमारी ज़रूरत है तो आप काम कर सकांगा। लेकिन इनमें पंजीकरण किया क्यों जाए, रजिस्ट्रेशन किया हो सके है? पंजीकरण की ई श्रमिक कार्ड के पंजीकरण की बहुत ही सरल व्यवस्था बनाई गई है। ई श्रम पोर्टल तैयार किया गया है। ई श्रम पोर्टल पर 16 से 59 साल की उम्र का वह व्यक्ति जिसका PF नहीं कटता है, जिसका ESI नहीं कटता है और वो NPS योजना जो भारत सरकार की है उससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो इस पर अपना पंजीकरण करा सकता है। एक शर्त इसकी यह है कि वो इनकम टैक्स पेई नहीं होना चाहिए। तो इस क्षेत्र के सभी लोग इस पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन को इतना सरल रखा गया है कि इसमें दस्तावेजों की कम से कम आवश्यकता रखी गई है। एक आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा उसके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पर उसकी OTP आएगी, और तीसरा उसके पास बैंक अकाउंट हो जो आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर वो जुड़ा हुआ नहीं है तो CSC जो है कॉमन सर्विस सेंटर है उनके पास ये व्यवस्था है, नहीं जुड़ा हुआ होने पर भी वो उसका रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन का कोई CSC के माध्यम से रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज श्रमिक से नहीं लिया जाता है। ये रजिस्ट्रेशन भी उसके लिए फ्री रखा गया है। इसलिए ये बहुत ही सरलीकृत व्यवस्था है और इसमें मैं आपसे ये जानकारी शेयर करना चाहूँगा कि करीब 15% श्रमिकों का जो टारगेट ग्रुप था राजस्थान का 2,27,00,000, उसमें से पंजीयन भी हो चुका है और ये निरंतर जारी है। जी,
तो आप जितना भी कामगार भाई बहन है वो ई मित्र में जाकर भी पंजीकरण करा सके हैं। अगर आप ऑनलाइन खुद भर सका तो खुद भी भर सका, अपना मोबाइल के जरिए भर सका तो वो भी काम हो सके। अगर आपने समझ नहीं है तो आप ई मित्र में जाकर भी ई को पंजीकरण करा सको। और ई के लिए कोई शुल्क नहीं रखोगे या निःशुल्क है, तो हर व्यक्ति ने ई में पंजीकरण कराना चाहिए जो कि ESI की फ़ायदो नहीं ले रहे हो है। ई को लाभ के हो सके। अगर आप भविष्य की बात करा, अभी तो आपनो डेटो तैयार हो रहे हो, भविष्य में जब ये पूरी तरह से सभी लोग पंजीकृत हो जाएगा तो ई को लाभ के होगा। प्रथमतः तो जहाँ तक अपन लाभ की बात करें, किसी भी रूप में सांख्यिकी का अवेलेबल होना भी बहुत बड़ा एक लाभ है, जिससे किसी भी प्रकार की योजना को बनाने में आसानी रहती है। परंतु फिर भी इस योजना में एक योजना से इसको जोड़ा गया है, PMSY। इसमें ये बीमा की जो व्यवस्था है वो रखी गई है। इसके लिए किसी भी ई श्रमिक कार्ड धारक या असंगठित क्षेत्र के श्रमिक से कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। 1 वर्ष के लिए ये जितना भी प्रीमियम होगा ये सरकार के द्वारा जमा कराया जाएगा। और इसमें अगर किसी की दुर्घटना में मृत्यु होती है तो उसको 2 लाख रुपए की सहायता उसके आश्रितों को देने का प्रावधान किया गया है। और अगर किसी के परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है उसके लिए भी 1 लाख रुपए के बीमा की व्यवस्था इसमें रखी गई है। तो ये प्रारंभिक तौर पर एक फ़ायदा दिया गया है। और किसी भी दुर्घटना में मृत्यु होने वाले परिवार के सदस्यों के लिए 2 लाख रुपए की राशि एकदम से मिलना बिना किसी प्रकार की फॉर्मेलिटी करवाए हुए, तो ये भी एक बहुत अच्छी योजना है। इसके साथ ही साथ एक डाटाबेस जैसे ही तैयार हो गया है और इसमें किस क्षेत्र का श्रमिक है, कृषि के क्षेत्र का है, ऑटो रिक्शा चलाने वाला है, या कोई निर्माण क्षेत्र का मिस्त्री है, या नरेगा वर्कर है, या सफ़ेदी करने वाला व्यक्ति है, उसकी सारी जानकारी इस पर आएगी। और इसके आधार पर भविष्य में बनने वाली योजनाएं अधिक वैज्ञानिक हो सकेंगी और उसका लाभ असंगठित क्षेत्र के लोगों को, श्रमिकों को मिल सकेगा। इस प्रकार का प्रयास किया जाएगा। आप लोगों ने देखा कि जो कोरोना की महामारी आई उसमें जिनके खाता नंबर थे तो सरकार ने एकमुश्त तत्काल सहायता देने का प्रयास इतना जल्दी किया कि उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और अपने पास ये इतना बड़ा आंकड़ा अगर सांख्यिकी के रूप में साइंटिफिक रूप से आ जाएगा तो सरकार कभी भी कोई स्कीम लाना चाहेगी या किसी व्यक्ति की परेशानी है उसको तत्काल सहायता देनी है तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के माध्यम से तत्काल सहायता दी जा सकेगी। इसलिए प्रारंभिक तौर पर बीमा की योजना है और बाद में जैसे इनमें योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। तीसरी बात मैंने बताई कि महामारी या इस तरह का कोई आकस्मिक संकट आ जाए उस वक्त भी इसका लाभ अपन ले सकते हैं। जी, तो अपनी सरकार की तरफ से जो सहायता अपना कामगारा ने मिलेगी वो सीधे भी का अकाउंट में भी मिल सके है। सिंह साहब, जिया के बहुत सारी योजना पहले से भी चल रही हैं, जिया कि अभी ई श्रम पोर्टल की अभी आपने चर्चा करी है, तो अपनी भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से ऐसी कौन कौन सी योजना है जो असंगठित क्षेत्र का कामगारों के लिए बनाई गई है? जैसे मैंने बीमा की योजना का आपका बताया PMSY, तो ये भारत सरकार की योजना है और ये सिर्फ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए या अन्य श्रमिकों के लिए भी इसमें रखी गई है कि इसका प्रीमियम भुगतान करके कोई भी इस योजना का लाभ उठा सकता है। परंतु ई श्रम कार्ड धारकों के लिए इसमें किसी प्रकार के प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं है। इसका प्रीमियम भारत सरकार के द्वारा वहन किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जहाँ तक आप योजनाओं की बात करें तो असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक का शब्द है वो इतना बड़ा है कि जैसे इसमें भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार जितने भी हैं वो भी इसमें समाहित हैं। मिड डे मील में जो लोग लगे हुए हैं वो भी इसमें शामिल हैं। नरेगा के वर्कर हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो अलग अलग तरह के सेगमेंट के लिए अलग अलग योजनाएं समय समय पर लाई जाती हैं और उनके माध्यम से इनका सुदृढ़ीकरण किया जाता है। जैसे मैं बात करूं, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल जो बनाया गया है
उसमें एक तरह से ये स्वपोषित ऐसी स्कीम बना दी गई है कि ये भविष्य में नियमित रूप से चलने वाली है कि कोई भी भवन या अन्य प्रकार का संनिर्माण करता है उससे उसकी लागत का 1% पैसा लिया जाता है और वो भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल है इसमें जमा होता है। मैं राजस्थान की बात करूं तो करीब करीब 400 करोड़ के आसपास की राशि सालाना रूप से उपकर के माध्यम से आती है और इस बोर्ड के खाते में जमा होती है और जिसके लिए इन श्रमिकों के लिए योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। करीब राजस्थान में के संदर्भ में अपन बात करें तो 22-22.5 लाख मजदूर जो हैं वो भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं जिनके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं मंडल के द्वारा संचालित की जा रही हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे दुर्घटना में मृत्यु एवं चोट के संबंध में योजना है, ये इस तरह की योजना है कि कमाने वाला व्यक्ति जिसकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए ये मंडल की तरफ से 5 लाख रुपए की राशि उसके आश्रितों को दी जाती है, जो एक बहुत सिग्निफिकेंट राशि है। और इसमें से आधी राशि तो तत्काल उसके बचत खाते में जमा कर दी जाती है और आधी जो राशि है उसकी स्थायी जमा बनाकर उस मृतक की आश्रिता को, उसकी पत्नी को, पत्नी नहीं है उस स्थिति में उसके बच्चे को, जो बच्चे 25 साल तक के हैं उनको इसमें आश्रित के रूप में रखा गया है इस स्कीम में। इसके साथ ही जैसे अनमैरिड कोई बच्ची है तो उसके लिए उम्र की कोई लिमिट नहीं रखी गई है। इसके साथ ही साथ अगर कोई कामगार है और वो दुर्घटनाग्रस्त तो नहीं होता परंतु अन्य किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है, साधारण मृत्यु हो जाती है, तो उसको भी 2 लाख रुपए देने की इसमें व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार अनेक जो स्कीम हैं जिनकी अपन चर्चा करेंगे, जैसे मैंने दुर्घटना और मृत्यु की बात करी कि दुर्घटना में कोई मजदूर ऐसा है जो स्थायी रूप से विकलांग हो गया तो उसके लिए 3 लाख रुपए देने की इसमें व्यवस्था की गई है। कुछ मजदूर ऐसे हैं जो अस्थायी रूप से निःशक्त हो गए, उनके लिए भी इसमें 1 लाख रुपए देने की व्यवस्था की गई है। कुछ लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, स्थायी अपंगता नहीं आती है पर हॉस्पिटलाइज रहते हैं, तो भी इसमें 20,000 से लेके 25,000 रुपए की व्यवस्था उनके लिए की गई है कि उनको कुछ राशि इसमें से मिले जिससे उनका इलाज हो जाए, वो हॉस्पिटलाइज रहे। दूसरा, उनकी जो मजदूरी की हानि होती है उसकी भी भरपाई हो सके। तो ये मैंने आपको दुर्घटना की स्कीम बताई। इसी तरह से कोई महिला भी पंजीकृत है या पुरुष भी पंजीकृत है और उसके कोई लड़का या लड़की होती है, प्रसूति सहायता योजना जिसका नाम है, तो लड़के का जन्म होने पर 20,000 रुपए की इसमें सहायता की व्यवस्था की गई है और किसी की लड़की पैदा होती है तो उसके लिए 21,000 रुपए की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार से बहुत अच्छी स्कीम बनाई गई है। ये एक शुभ शक्ति योजना चलती है जिसमें किसी भी मजदूर के, जो हमारा पंजीकृत श्रमिक है, उसके लिए 55,000 रुपए की शुभ शक्ति योजना रखी गई है जी। वो उसकी जो 2 लड़कियां हैं वो 8वीं क्लास पास होनी चाहिए, फिर वो किसी भी रूप में उस पैसे को इस्तेमाल काम में ले सकती हैं, अपनी स्किल बढ़ा सकती हैं, अपने लिए कोई शिक्षा में आगे उनको काम ले सकती हैं। तो ये शुभ शक्ति योजना रखी गई है। इसी प्रकार से एक प्रश्न आवे है कि जितना भी अपना कामगार भाई बहन है बी के साथ कई बार धोखाधड़ी भी हो जाए, जी कि अगर आप मजदूर भाई की बात कर लें तो आपने जितनी दिहाड़ी तय की गई है वो आपने नहीं मिले हैं, तो बी के लिए जागरूकता यानी कानूनी जागरूकता अगर अपना भाई बहना नहीं मिले तो बी के लिए भी कोई व्यवस्था की गई है? ऐसी कोई योजना है जिसे विधिक जानकारी भी आपने मिले? विधिक जानकारी का जहाँ तक संबंध है, प्रत्येक जिले में श्रम विभाग के कार्यालय हैं जिनमें कोई भी मजदूर आता है तो उसको जानकारी दी जाती है। श्रम सुविधा केंद्र बनाया गया है। इसके साथ ही कोई घर बैठे और दूर दराज के इलाके में है तो उसके लिए श्रम हेल्पलाइन भी बनाई गई है और उसका नंबर जो है वो 1800-999 रखा गया है और उस पर कुछ व्यक्तियों की ड्यूटी लगाई गई है जो वहीं पर उस मजदूर की समस्या को सुनकर
और उसका निस्तारण करने का प्रयास दूरभाष के माध्यम से करते हैं। जी। इसके बावजूद भी किसी की समस्या का समाधान नहीं हुआ, किसी ने मजदूरी नहीं दी, पूरी मजदूरी नहीं दी, या वैसे ही कहीं किसी को नौकरी से भी निकाल दिया, तो उसके लिए वो हेल्पलाइन है, वो उन शिकायतों को छंटनीकृत करती है। फिर जो संबंधित कार्यालय है जिस राजस्थान के जिस जिले का, उनके पास भेजती है। फिर श्रम निरीक्षक और ऑफिसर्स के माध्यम से संबंधित लोगों को बुलाकर बातचीत कर उनका हल किया जाता है। कोई ऐसी समस्या होती है कि बातचीत से हल नहीं हो सकता, कानूनी हल है, तो उसको कानूनी हल की सलाह दी जाती है कि आपकी इतनी मजदूरी नहीं दी है, इसका पूरा ब्यौरा बनाकर आप ऑफिसर के सामने रख सकते हैं। तो ऑफिसर जो भी एम्प्लॉयर है, जो नियोजक है, जिसके यहाँ काम किया है, उसको नोटिस दे के, लीगली आदेश दे के भी उसका निस्तारण किया जा सकता है। तो आपने जो आ नंबर बताए होते हैं 1800 1800 999, इनमें कोई भी तरीके की समस्या आप रजिस्टर करवा सका, बता सका, चाहे धोखाधड़ी से संबंधित हो या अपनी आय से संबंधित हो या आपने काम नहीं मिल रहे हो है या कोई और परेशानी। मजदूर को अगर उसको नौकरी से हटा दिया है, उसके वेतन से संबंधित समस्या है या अन्य किसी प्रकार की भी गाइडेंस उसको आवश्यकता है, तो वहाँ पर हमारे एक्सपर्ट लोग बैठते हैं जी। जिनको समुचित वेतन जो है सरकार के माध्यम से और स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से दिया जाता है, तो वो उसकी सभी समस्याओं का निदान करते हैं। और उनसे निदान संभव नहीं होता है तो वो संबंधित जिले के ऑफिसर्स को उन शिकायतों को स्थानांतरित करते हैं। तो वो ऑफिसर्स उस एक एक शिकायत पर सुनवाई करके और उनका हल निकालते हैं। मजदूर को किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी प्रकार की जानकारी की ज़रूरत हो, तो वो उस हेल्पलाइन पर अपनी बात कह सकता है, अपनी बात नोट करा सकता है, या अगर वो आने में सक्षम है तो संबंधित जिले के श्रम विभाग के कार्यालय में आकर अपनी बात कह सकता है। तो आपने दर्शकों ने एक बार फिर बता दिया, आपनो नंबर है 1800 1800 999। अगर आपने कोई भी परेशानी हो तो निःशुल्क सेवा है जिसमें आप कॉल करके अपनी परेशानी लिखवा सका और बी को निस्तारण जल्द से जल्द किया जाएगा। जिया की प्रसूति सहायता योजना आपने बताई सिंह साहब, बिया ही जो अपना कामगार भाई बहन है, बीका टाबरा की शिक्षा के लिए के योजना चलाई जा रही है कि वे भी नियमित रूप से शिक्षित हो सके। निर्माण श्रमिक जो हैं और जो भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार के रूप में श्रम विभाग में पंजीकृत हैं, उनके लिए शिक्षा सहायता योजना चलाई जाती है। छठी क्लास से लेकर जहाँ तक भी वो शिक्षा प्राप्त करे, उसके लिए मिनिमम 8,000 से लेकर 30,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति की व्यवस्था रखी गई है। इसके साथ ही जो बच्चे प्रतिभावान हैं उनके लिए मेधावी छात्रवृत्ति भी रखी गई है, जो भी 6,000 रुपये से लेकर 35,000 रुपये तक उसकी राशि रखी गई है। इस प्रकार बहुत सारी शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति भी रखी गई है। इसके साथ ही साथ कुछ बच्चे इतने होनहार हैं जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं, या तो वो निर्माण श्रमिक है या उसका हिताधिकारी का आश्रित परिवार का सदस्य है, तो उसके लिए 50,000 रुपये की एक प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार ने नई स्कीम ला के रखी है। इसके साथ ही जो भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा जो होती है, उसको कोई निर्माण श्रमिक या उसका आश्रित परिवार का सदस्य पास करता है तो उसके लिए भी 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि रखी गई है। और कोई 10वीं क्लास और 12वीं क्लास की मेरिट में भी आता है 10 स्थानों तक, उसके लिए भी प्रोत्साहन राशि रखी गई है। इस प्रकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ये प्राथमिकता है कि निर्माण श्रमिकों के बच्चे अधिक से अधिक पढ़ें और आगे बढ़ें और हर एक क्षेत्र में अपनी कुशलता लाएं, और इसके लिए खेल के क्षेत्र में भी उनको प्रोत्साहन देने के लिए अलग अलग
स्कीम लाई गई है कि कोई बच्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल में भाग लेता है, पदक प्राप्त करता है, तो उसके लिए भी प्रोत्साहन राशि दी रखी गई है, ताकि इस क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनमें भी आगे से आगे बढ़ने की लालसा जो पैदा हो, इसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने, बोर्ड ने काफ़ी काम करने का प्रयास किया। जी, जितना भी छात्र हैं इन्हें प्रोत्साहन भी मिले और साथ ही साथ अगर वो सही तरीक़ा से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी जाए, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करें। और जितना भी अपना असंगठित क्षेत्र का कामगार है, उनका टावर है, वो जिया की संगठित क्षेत्र में आ सके, उनके यानी अपना जीवन की मुख्य धारा से भी जोड़ो जा सके। ऐसे आपनो सरकार को प्रयास है। समय समय पर सरकार नई नई योजनावां लेती आवे है, बीसे में थाने अवगत कराता रहेगा। और सिंह साहब थे आज आया और इतनी चोखी जानकारी आपने दर्शका ने दी, बी के लिए मैं था को धन्यवाद देना चाहूँ। और आज मैं चला फिर मिलांगा एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम साहब। राम राम साहब, राम राम साहब।